गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। यानी कि इसका शीर्षक है भारतीय राजनीति नए बदलाव। अब आपको आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय राजनीति में नए बदलाव आ रहे थे, किस तरीके से परिस्थितियां चल रही थीं और उस समय की स्थितियां क्या थीं। पहले तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1990 का जो दशक था, आपको याद होगा कि पिछले पाठ में हमने आपको बताया था कि 1984 में कांग्रेस को 415 सीट प्राप्त हुई थी। कितनी सीट प्राप्त हुई थी? 415 सीट प्राप्त हुई थी। लेकिन 1989 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 197 सीटें प्राप्त हुई थी। 197 सीटें प्राप्त करने के पश्चात भी वो सरकार नहीं बना पाई और सरकार बनाने की जो प्रक्रियाएं थी उससे वो अलग हो गई। 1991 में जैसे तैसे पुनः सत्ता कांग्रेस को प्राप्त हुई, लेकिन उन परिस्थितियों में प्राप्त नहीं हुई जिन परिस्थितियों में कांग्रेस शासन करती चली आ रही थी, जिन परिस्थितियों में कांग्रेस की स्थितियां देखी जाती थी कि बगैर कांग्रेस के कोई कार्य ही नहीं होता था। यहां क्या देखने को मिल रहा है कि सत्ता तो प्राप्त हुई, लेकिन गठबंधन, साथियों, सहयोगियों के साथ उसको सत्ता प्राप्त होती है। हाँ, इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना जो घटी वो थी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है 1991 में, जिसका कहीं ना कहीं लाभ चुनाव में भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन सोचिए आप कि उस तरीके से क्या स्थितियां थीं, क्या परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों में क्या क्या स्थितियां चल रही थी। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि जहां कांग्रेस प्रणाली ही चलती थी, कांग्रेस प्रणाली के अतिरिक्त कोई भी प्रणाली देश में नहीं चल पा रही थी। 1990 का दशक आते आते ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। पहले हम लोगों ने पढ़ा कई पाठों में कि 1977 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, ये सारी स्थितियां 1967 में क्या हुआ, ये सारी स्थितियां हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन वहां हो क्या रहा था, कांग्रेस को विरोध मिलता था, कांग्रेस की स्थिति खराब होती थी, लेकिन पुनः कांग्रेस इतनी ताकतवर होके उभर के आती थी कि जिसको कहा जाता है कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली बार बार आती थी और कहा जाता था, एक स्थिति में वो बताया जाता था कि सत्ता यदि कोई चला सकता है तो कांग्रेस चला सकती है, कांग्रेस के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं चला सकता है। लेकिन 1990 का ये दशक बड़ा ही क्रांतिकारी दशक है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं वो किस तरीके से राजनीति को प्रभावित कर रही हैं या राजनीति उनसे प्रेरित हो रही है, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घट रही हैं वो किस तरीके से राजनीति को प्रेरित कर रही हैं, राजनीति में कैसे उनका बदलाव आ रहा है। इस पर आज विशेष तौर से चर्चा करने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रणाली का अंत हो जाता है। यहां अब वो कांग्रेस प्रणाली नहीं रहती है जैसे पहले कांग्रेस प्रणाली हुआ करती थी। दूसरा है मंडल मुद्दे का उदय। क्या है? मंडल मुद्दे का उदय। अब ये मंडल मुद्दा क्या है? भारतीय समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दो ऐसी पिछड़े वर्ग के लोग थे जिसमें कुछ जातियां थीं। उन जातियों को राज्य सरकार के द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा था, उनको आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन
कुछ पिछड़ी अन्य जातियां भी थीं जिनको कि वो प्रश्रय, वो प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जबकि वो उनसे भी कहीं ज्यादा पिछड़ी हुई थीं। इस स्थिति में उस समय एक कमीशन गठित होता है। इन पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक कमीशन गठित होता है जिसको कहते हैं मंडल कमीशन या मंडल आयोग। मंडल कमीशन और मंडल आयोग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि मंडल मुद्दे पर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें आ गईं। मंडल आयोग की सिफारिशें आ गईं और उनको लागू करने में बहुत तेजी दिखाई राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने। किसने? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में, जिसके प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय बीपी सिंह। बीपी सिंह के कार्यकाल में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया, यानी कि वो उनको नाम दिया गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। इसमें 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया और कहा गया ये बहुत सारी जातियां जो हैं वो मिलकर 27% आरक्षण प्राप्त करेंगी सरकारी नौकरियों में और अन्य एडमिशन में, विश्वविद्यालय में, सारे जगह इन्हें 27% आरक्षण प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियों में समाज में एक परिवर्तन चल रहा था। समाज विभाजित हो चुका था। एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, सामान्य वर्ग, इन वर्गों में विभाजित होकर समाज एक नई अपनी आकृति में आ रहा था, यह जिसकी नई बुनावट हो रही थी। ये नई जो बुनावट थी समाज की, जो ये नई प्रकृति थी, इसने सारे के सारे समाज को परिवर्तित करके रख दिया। इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। पहले देख लेते हैं, तीसरे नंबर पर आती हैं नवीन आर्थिक प्रणाली या नवीन आर्थिक नीतियां, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही थीं, जिसका प्रणेता WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड की बात की गई और कहा गया सारी दुनिया अब संचार क्रांति के पश्चात एक ग्लोबल विलेज के रूप में बन गई है। इसलिए सारे देशों को एक दूसरे के यहाँ व्यापार करने से नहीं रोकना चाहिए और यदि उनको रोका जाता है तो यह विश्व समुदाय के साथ पक्षपात होगा या उस देश के साथ पक्षपात होगा। इसलिए WTO ने गैट के माध्यम से कुछ नियम बनाए जिसमें कि फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाया गया, जिसे भारत की विभिन्न सरकारें, कोई एक दल की सरकार नहीं, सभी दलों की सरकारों की वही नीति रही। विरोधी दल एक दूसरे का विरोध तो करते रहे, लेकिन जब उनकी सरकारें आती रहीं तो वो उन्हीं नीतियों का पालन करते रहे और उन्हीं नीतियों के अनुसार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारा बदलाव हो रहा था। ये बदलाव आपको आगे भी देखने को मिलता रहेगा। भारत एक समाजवादी देश था, समाजवादी शासन यहां चल रहा था, समाज की तरफ देखा जाता था, व्यक्तिवाद की तरफ कम देखा जाता था। लेकिन 1990 के आते आते और उसके पश्चात समाजवाद के ऊपर व्यक्तिवाद हावी होता चला गया और समाजवाद की मूल धुरी सोवियत संघ का विघटन भी हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात समाजवादी विचारधारा को कहीं न कहीं बहुत बड़ा झटका लगता है और ये माना जाने लगता है कि समाजवाद का पराभव हो गया है। अब केवल एक ही विचारधारा बचती है, वो है उदारवाद या व्यक्तिवाद।
उदारवाद और व्यक्तिवाद, आप समझ लीजिए, उदारवाद व्यक्तिवाद मैंने पहले समझाया था। उदारवाद में मूलतः यह माना जाता है कि सबको प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलना चाहिए और सब एक साथ एक ही नियम के अनुसार प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो व्यक्ति विजयी होगा वही सर्वश्रेष्ठ है, सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। ऐसी स्थितियों के साथ अंतरराष्ट्रीय वातावरण बन रहा था। उसी अंतरराष्ट्रीय वातावरण में भारत में विभिन्न सरकारों ने नई आर्थिक नीतियों को अपनाया और लागू किया। इन्हीं नई आर्थिक नीतियों के साथ बहुत सारा परिवर्तन देश में और समाज में देखने को मिला। सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर ये सारी चीजें होती चली जा रही थीं। उसी समय एक मुद्दा आता है, वो मुद्दा आज भी चल रहा है, आज भी बर्निंग है। वो मुद्दा क्या था? अयोध्या में स्थित विवादित ढांचे को दिसंबर 1992 में ढहा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो जो भारत की समरसता थी, भारत की जो सहिष्णुता थी, उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है। वैसे ये चीज किसी एक क्षेत्र में हो जाती तो उसका कोई प्रभाव सारे देश पर नहीं पड़ता, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर संरक्षण प्राप्त थी, राजनीतिक स्थितियां इसमें जुड़ी हुई थी, तो इसे देश विदेश तक इसको ले जाया गया। इसका मीडिया ने इतना प्रसार किया कि उस मीडिया के प्रसार के बाद कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समरसता को एक चोट लगती है। इस चोट की स्थिति में समाज की जो बुनावट है वो फिर एक नए तरीके से बनकर सामने आने लगती है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1991 में श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। इसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्राप्त होता है, लेकिन उतना लाभ भी प्राप्त नहीं होता है कि कांग्रेस पुनः अपने दम पे सरकार बना लेती। इन सारी स्थितियों में, इन सारी परिस्थितियों में एक नए युग का आरंभ होता है, एक नया युग जन्म ले रहा है। इस युग को कहते हैं गठबंधन का युग या गठबंधन सरकार का युग। अभी हम क्या देख रहे थे? कांग्रेस पूरा शासन चलाती थी या विपक्षी पार्टियां आती थी, गठबंधन बनाती थी या गठबंधन का सहयोग मिलता था उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको पुनः परास्त करती थी और कांग्रेस आ जाती थी। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि पूरी तरीके से गठबंधन का युग आ गया था। जैसा कि हमने आपको बताया, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं, व्यक्तिवाद आ रहा था, लोग एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का भाव था वो समर्पण का भाव धीमे धीमे कम हो रहा था। इसलिए जो दल थे उनकी भी संख्या बढ़ रही थी, राजनीतिक चेतना की भी संख्या बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं लोग आपस में मिलजुल कर, यानी कि यदि कार्य नहीं हो रहा है तो हम अपना व्यक्तित्व लाएंगे, दूसरा अपना व्यक्तित्व लाएगा, तीसरा अपना व्यक्तित्व लाएगा और एक सामान्य विचारधारा बना ली जाएगी। उस विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव में जिसकी जितनी सीटें होंगी उसे उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा और उस प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार बनाई जाएगी। ये सारी स्थितियां भारतीय राजनीति में देखने को मिलती हैं। इसीलिए इस युग को कहा जाता है कि भारतीय राजनीति का ये नवीन युग है, नवीन बदलाव का युग है, नए बदलाव का युग है। तो आप देखिए, पहले राजनीति किस हिसाब से चल रही थी, अब राजनीति में परिवर्तन हुआ। पहले राष्ट्रीय पार्टियां ही छाई रहती थीं, लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टियां भी महत्वपूर्ण होने लगी थीं।
इन सब स्थितियों में आपको भारतीय राजनीति एक नए कलेवर में देखने को मिलती है, एक नए रूप में देखने को मिलती है कि छोटे छोटे छत्र, इस सामंतवादी प्रथा जो आप देख रहे थे मध्ययुगीन काल में एक सामंतवादी प्रथा थी, वही स्थिति अब पुनः आने लग गई थी। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक क्षेत्र में छोटे छोटे छत्रप पैदा हो गए और उन छत्रपों ने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि राष्ट्रीय पार्टियां भी उनसे मिलकर राजनीति करने के लिए विवश हो गईं। यदि उनसे हाथ नहीं मिलाती हैं तो उन्हें वो सफलता नहीं मिलती है। ऐसे दौर को कहा गया गठबंधन का युग। इसमें हम देख लेते हैं कि 1989 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो आई, 84 के बाद 89 में कांग्रेस क्या हुआ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिला। पूरा बहुमत चूंकि नहीं मिला तो अब सरकार कौन बनाएगा, राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकार बनाई और इसको सहयोग किसने दिया, आप देखेंगे चौंक जाएंगे एकदम। राष्ट्रीय मोर्चा को सहयोग देने वाले दक्षिणपंथी, पूरी तरीके से दक्षिणपंथी विचारधारा में चलने वाली बीजेपी और वामपंथी विचारधारा में चलने वाले वामपंथी दल, दोनों ने मिलकर यहां पर संयुक्त मोर्चा या राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को बनवाया और उन्हें सहयोग दिया। ये वो गठबंधन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन ये जो शुरुआत हो रही थी, ये शुरुआत भर नहीं थी, ये एक व्यवस्था बन रही थी, ये धीमे धीमे रहने वाली थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि किसी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, बहुमत मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे गठबंधन करना पड़ रहा है। गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़के उसको आना पड़ रहा है। तो ये जो गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ, सूत्रपात हुआ, ये 1989 और 90 से प्रारंभ हो गया था। उसके पश्चात ये सारी चीजें आगे चलती गई। अब गठबंधन की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है कि गठबंधन की जो राजनीति है, इसमें 1996 में बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, बीजेपी ने क्या किया, 1996 में चुनाव लड़ा और एक गठबंधन बनाया जिसको कहा गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको कहते हैं राजग, बनाकर सरकार बनाई। अब ये जो सरकार बनाई है, ये सरकार चली, लेकिन आपको यहां एक चीज देखने को मिलेगी। आप इस कार्टून के माध्यम से देखिए कि 1977 में किस तरीके से इंदिरा गांधी, केवल इंदिरा गांधी के सामने विपक्ष उनका विरोध करता था। लेकिन 1999 आते आते क्या हुआ, देखिए आप इस कार्टून में देखिए, अटल जी हैं, लेकिन अटल जी कैसे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई है। तो एक गठबंधन की सरकार के लिए एक गठबंधन विपक्ष के द्वारा उनकी आलोचनाएं की जा रही हैं। अब एक सरकार एक दल की नहीं है, एक दल की आलोचना नहीं है, एक दल की नीतियों की आलोचना नहीं है, ये क्या है, ये गठबंधन की नीतियों की आलोचना है। गठबंधन के साथ बहुत सारे लोगों पर हमला किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो आप देखिए कहां से कहां तक राजनीति पहुंच गई। 1971 में हम देख रहे थे कि केवल इंदिरा जी खड़ी हुई हैं, इस कार्टून में केवल इंदिरा जी खड़ी हुई हैं और विपक्षी लोग उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन 1999 आते आते गठबंधन की एक सरकार खड़ी है, गठबंधन की सरकार पर विपक्षी हमला कर रहे हैं। तो ये जो नया युग, नवीन युग बना, इसको कहा गया गठबंधन की राजनीति। गठबंधन का युग तो है ही, इसमें गठबंधन की ही राजनीति हो रही है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय सरकार 1989 के पश्चात कैसे बनी, कैसे चली और इसे आगे किस किस तरीके से आगे बढ़ाया गया। कैसे कैसे 1989 के पश्चात, देखिए आप इस चार्ट के माध्यम से देखिए कि कैसे सरकार बनी, विपक्षी दल का नेता कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, कैसे कैसे लगातार सरकारें बनती गईं, लेकिन किसी एक दल की सरकार नहीं थी। सरकार क्या थी? गठबंधन की सरकारें थीं और लोग बाहर से उनको चीजें दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे। ये वो स्थिति है जो एक नवीन दौर का जन्म हो रहा था, नवीन दौर आ रहा था जिसमें राष्ट्रीय परिस्थितियां और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां दोनों मिलकर जिनका समावेश हो रहा था। इस समावेश होने की स्थिति में कहीं ना कहीं राजनीति अपने नए कलेवर में आ रही थी। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो बोरिंग लगने लगता है। यही मैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से उदाहरण देने जा रहा हूं कि उस समय की क्या परिस्थितियां थीं, किन परिस्थितियों में कैसे समाज चल रहा था। एक एलिनेशन का युग आ गया था, समाज व्यक्तिवाद की तरफ जा रहा था, समाज उदारवाद की तरफ जा रहा था। व्यक्ति या तो दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे थे या एक व्यक्ति ही आ जा रहा था, वो सारा कार्य कर रहा था। समाजवाद का युग लगभग समाप्त हो गया था। कहा जाता है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। उस समय कि अगर आप साहित्य को देखें, साहित्य तो आप लोग थोड़ा कम ही पढ़ते होंगे, लेकिन फिल्म जरूर देखते होंगे, निश्चित तौर से आप फिल्म देखते होंगे। और फिल्म की स्थितियां देखिए, उस समय कौन कौन सी फिल्में बन रही हैं। देखिए आप, सबसे बड़ी हिट DDLJ यानी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगली है जो बनी 1995 में, करण अर्जुन, रंगीला, त्रिमूर्ति, राम जाने। ये सारी वो हिट फिल्में हैं जो उस समय में बन रही थीं, उस समय की स्थितियों को बयान कर रही थीं कि किस तरीके से लोग व्यक्तिगतवाद की तरफ जा रहे हैं या धर्म के आपसी टकराव से, वो धार्मिक चीजों से हट रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक रोमांटिक फिल्म की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी हिट थी उस समय की DDLJ, यानी कि DDLJ में क्या कहा जाता? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्या है डायलॉग उसका? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यानी कि अब आपको समाज की परवाह नहीं करनी, अब आपको परिवार की परवाह नहीं करनी, अब आपको राज्य की परवाह नहीं करनी। आप कहां जा रहे हैं? व्यक्तिवाद के युग में जा रहे हैं। आप केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं, आप अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, आप अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। बस जो समाज नाम की संस्था थी वो परिवार तक आई और परिवार से व्यक्ति तक समट गई। परिवार अब केवल पति पत्नी और बच्चे तक सीमित हो गया, जिसमें माँ बाप का भी स्थान समाप्त हो गया, बहन भाइयों का भी स्थान समाप्त हो गया। बुआ फूफा मामा मामी सब दूर के रिश्तेदार होने लग गए। ये ऐसी वो परिस्थितियां थीं, जैसे कह रहे हैं करण अर्जुन, यानी कि करण अर्जुन यानी कि दो लोग मिलके क्या कर रहे हैं? एक अपना व्यक्तित्व है करण का, एक अर्जुन का व्यक्तित्व है। करण का व्यक्तित्व और अर्जुन का व्यक्तित्व अलग हो गए हैं, पुनर्जन्म हो गया है। यानी कि भावनात्मक कल्पना लोक में लोग जा रहे हैं। समाज की उन परिस्थितियों से, चूंकि नया बदलाव हो रहा है, बदलाव जल्दी से समाज को पसंद नहीं आता है, तो इस बदलाव की स्थिति में क्या हो रहा है? मानव समाज से कट रहा है, एलिनेट हो रहा है। उस कटने और एलिनेट होने की स्थिति में वो पुनर्जन्म में विश्वास करने लगता है। वो बहुत सारी ऐसी मान्यताओं में विश्वास करने लगता है जिसे कि साइंटिफिकली
प्रूफ नहीं किया जा सकता। करण अर्जुन अलग अलग पैदा होते हैं, लेकिन उनमें जुड़ाव आता है। क्या हो रहा है? गठबंधन बन रहा है। दो अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय छत्र, दक्षिण का क्षेत्रीय छत्र और उत्तर का छत्र आपस में मिल जा रहे हैं। उनकी संस्कृतियां नहीं मिल रही हैं, उनकी भाषाएं नहीं मिल रही हैं, उनका खान पान नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां से जीत के आते हैं, वहां से जीत के आते हैं, एक समझौता करते हैं, नई सरकार का गठन करते हैं। देखिए आप, व्यक्तिवाद प्रभावी हो रहा है, व्यक्तिवाद आगे चल रहा है। इन्हीं स्थितियों में आप रंगीला, त्रिमूर्ति, राम जाने बहुत सारी फिल्में आई उस दौर की, तो आप देखिए कि किस तरीके से उस दौर ने समाज को प्रदर्शित किया, समाज में किस तरीके के बदलाव चल रहे थे, क्या स्थितियां थी, ये सारी की सारी स्थितियां आपको दिखाई दे रही होंगी। इसीलिए इस पाठ का जो टॉपिक है वही टॉपिक भारतीय राजनीति, नए बदलाव, यानी कि नवीन बदलाव हो रहे थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबलाइजेशन हो गया था, यानी कि जो चीज अमेरिका में मिलती है, अमेरिका की चॉकलेट हम इंडिया में खा सकते हैं, इंडिया में वो चीजें मिल रही थी, यानी कि हमारी कल्पना लोक खुल गया था। आज हम गरीबी की स्थिति को नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा एक भाई भूखा मर रहा है, नहीं। अब हमें अपने भाई की चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है। हम किसके लिए जी रहे हैं? व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, व्यक्तिवाद में जी रहा है और अधिक से अधिक व्यवहारिक हो रहा है, अधिक से अधिक वह वैश्विक चीजों को ले रहा है या भौतिक चीजों का संग्रह करने की तरफ आ गया है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी एलीट व्यक्ति से मिलिए तो वो ये प्रदर्शित करते हुए दिखता है कि ये डियो अमेरिकन है, ये डियो ब्रिटेन का है, ये लिपस्टिक फ्रांस की है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत में आ रही थी। ये नया दौर था, नई स्थितियां थी, नई संस्कृतियां थी। इसमें किस तरीके से मंडल आयोग आया, बीपी मंडल जी कौन थे और उन्होंने कैसे कार्य किए, किन स्थितियों में ये राजनीति आगे बढ़ी, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको आपके हिसाब से, मुझे लगता है कि आपको आपके हिसाब से पढ़ना चाहिए। मैं उदाहरण कठिन भी ले सकता था, मैं उदाहरण अलग से भी ले सकता था, लेकिन आपके सबसे पसंदीदा टॉपिक फिल्म से आपके उदाहरण लिए जा रहे हैं, आपको चीजें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा मानना यह है कि वो टीचर सबसे बेहतर हो सकता है जो अपनी चीजें सामने वाले स्टूडेंट्स में ट्रांसफर कर सके या अपनी चीजें ठीक से समझा सके। अगले वीडियो में इसे हम विस्तार से समझेंगे।